डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ऑटोमेटा के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। वही चीज़ यहाँ पे भी है, एक्सप्लेन किया गया है। तो देखिए, जैसे लिखा है ऑटोमेटा, द वर्ड ऑटोमेटा इज़ यूज्ड फॉर रिकॉग्नाइजिंग और रिकॉग्नाइजर एंड वर्ड ऑटोमेटान इज़ प्लूरल। मतलब ऑटोमेटा जो है वो ऑटोमेटान का प्लूरल फॉर्म है। An automata understands a set of words or strings and rejects other. It is also known as acceptor. One application of automata theory is in computer science is in designing of lexical analyzer which is a part of compiler. States क्या होता है इसके अंदर? All machines have their internal configuration and these change time to time. The meaning is that at particular moment the machine resides in a configuration and next moment on next input the machine changes its configuration and enters the next configuration. Such types of internal configuration are known as states. तो बेसिकली देखिए, ऑटोमेटा और ऑटोमेटान आपका सिंगुलर फॉर्म में है और ऑटोमेटा प्लूरल फॉर्म में है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑटोमेटा इज़ जस्ट ए मशीन विच परफॉर्म सम सर्टेन फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन सेव्ड इन मशीन इन द फॉर्म ऑफ कोडिंग। और वी कैन से कि ऑटोमेटा is a machine which do something without directly involvement of human being. But in this context, if we talking about automata, means in context of formal language, then it is just a recognizer or acceptor of strings. And if we consider Turing machine then it is also is a machine which compute mathematical function. तो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन भी कर सकता है ट्यूरिंग मशीन और पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग का भी काम कर सकता है। यहाँ पे स्टेट्स के बारे में बताया गया है। स्टेट्स बेसिकली क्या है कि ये एक मशीन के इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, और चूँकि मशीन हर एक कैरेक्टर को प्रोसेस करने के बाद अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है, तो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन, अगर उसका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो इसका मतलब अगर कोई प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन से मैच नहीं करता है तो इट मीन्स इट इज़ इन न्यू स्टेट। मीन्स जितने इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन आते हैं मशीन के, उसमें वो अगर अलग अलग आते हैं, सब आपके अलग अलग स्टेट्स होते हैं। अगर सपोज डैट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन आते हैं मशीन के अंदर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ स्ट्रिंग, देन देयर विल बी 4 स्टेट्स इन सेट ऑफ स्टेट्स। मतलब जो स्टेट का सेट होगा उसमें 4 स्टेट डिफाइन होंगे, क्योंकि अगर मशीन इन 4 इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन में 1 बाय 1 करके आता जाता रहता है तो मशीन नीड्स 4 डिफरेंट स्टेट्स टू डिनोट देयर इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको बेसिकली यही ध्यान रखना है कि मशीन का हरदम इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, तो वो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन हम स्टेट के थ्रू बताते हैं। और आगे चल के पढ़ेंगे कैपिटल Q विल बी सेट ऑफ स्टेट विच इंक्लूड स्टेट्स लाइक Q0, Q1, Q2, Q3. Among them one will be specific state, that is start state, and some sets will be as a accepting state or final states. वो सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स में रहेंगे, डेट इज़ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स आल्सो सबसेट ऑफ सेट ऑफ स्टेट्स। वो सब आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। ग्रामर एंड लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज भी हमने बताया ही था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और स्पेसिफिक वे में डिफाइन किया गया है। वी आर फैमिलियर विद द टर्म लैंग्वेजेस वेदर इट इज़ हिंदी और इंग्लिश और एनी अदर। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन कंस्ट्रक्ट, मीन्स वेल डिफाइंड ग्रामर या रिप्रेजेंटेशन होता है उसका। कंस्ट्रक्ट ऑफ ए लैंग्वेज
हैज़ वेल डिफाइंड रूल्स ओवर सम फिक्स्ड नोटेशन। तो जिसको हम लोग ग्रामर कहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ग्रामर होता है कंस्ट्रक्ट ऑफ ए लैंग्वेज इज ए जस्ट ए ग्रामर। दीज रूल्स ओवर फिक्स्ड नोटेशन आर नोन एज ग्रामर। वही चीज़ आगे देखिए लिखा भी गया है। वी आर आल्सो फेमिलियर विथ कंप्यूटर्स लैंग्वेज लाइक सी, C++, एट्सेट्रा। दीज लैंग्वेज हैव फिक्स्ड एंड वेल डिफाइंड कंस्ट्रक्ट। आप देखिए C++ में जब कोई आप प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, आप लिखते हैं तो सी के अंदर जैसे 2 सक्सेसिव सेमीकॉलन के बीच में एक सेंटेंस होता है और 2 कॉन्जुगेटिव सेमीकॉलन के बीच में जो भी पोर्शन होता है वो सेंटेंस एक तरीके से होता है और उस सेंटेंस में आप रूल को फॉलो करते हुए ही लिखते हैं। अगर आप कुछ मिसमैच करेंगे, कुछ रूल को वायलेट करेंगे तो सिंटैक्स एरर आएगा। इवन डैट कोई भी सेंटेंस जब कंप्लीट होता है तो सेमीकॉलन लगा के एंड करते हैं। अगर आप सेमीकॉलन लिखना भूल जाएं तो सिंटैक्स एरर मैसेज करता है। तो वहाँ पे देखिए क्या है, पैटर्न ही है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के बाद ये पर्टिकुलर चीज़ आनी है, तय है। केवल डायलॉग पार्ट को छोड़ दिया जाए, डायलॉग पार्ट इज़ नॉट पार्ट ऑफ सिंटैक्स, उस पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए कि जैसे आप लिखते प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर व्हाट इज एज ऑफ राम, मानिए लिखा आपने, तो एज ऑफ राम को उसको चेक करने की जरूरत नहीं, वो नहीं चेक करता है, वो डायलॉग एक तरीके से है। तो ए लैंग्वेज इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन सम वेल डिफाइंड फैशन। ये भी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि लैंग्वेज बेसिकली क्या होता है, वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है और वो एक पर्टिकुलर फैशन में होता है। फैशन इन सेंस कह सकते हैं रूल को फॉलो करते हुए होता है। रूल क्या होता है, ग्रामर, ठीक है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था वह जाता है, वह है जाता, तो वह है जाता रूल को वायलेट कर रहा, वह जाता है रूल को फॉलो कर रहा है। ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन कंस्ट्रक्ट, इट्स ओन स्ट्रक्चर। In other words, we can say that each language had its own type of word organization, ठीक है। अगर वर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप हिंदी में अगर आप यूज़ करते हैं वर्ड कि इस विद्यालय, तो विद्यालय इंग्लिश में नहीं वर्ड है, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर का वर्ड विद्यालय नहीं है। आप विद्यालय अगर लिखते हो तो वो इंग्लिश वर्ड में आपको नहीं मिलेगा, इंग्लिश के लैंग्वेज में। ए ग्रामर इज ए फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स ओवर सम फिक्स्ड नोटेशन एंड रूल्स आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट लीगल सिचुएशंस फॉर सम लैंग्वेज, लीगल स्टेटमेंट्स फॉर सम लैंग्वेज। ए फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर और सिंपली ग्रामर इज डिफाइंड बाई 4 टर्म्स, यानी कि इसको 4 टपल डिफिनीशन ही बोलते हैं। उसमें इस 4 टपल डिफिनीशन में देखिए 4 डिफरेंट एलिमेंट्स यूज हुए हैं, वी, समेशन सिंबल, पी एंड एस। ग्रामर को हम 4 टपल डिफिनीशन से डिफाइन करते हैं। उसके अंदर 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सेट ऑफ वेरिएबल है, वी वेरिएबल का सेट है जिसको लिखा गया है इज ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेरिएबल्स और नॉन टर्मिनल्स। वेरिएबल को नॉन टर्मिनल भी कहा जाता है। समेशन सिंबल इज फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ, देखिए नॉन एम्प्टी यहाँ पे लिखा गया, ये कभी एम्प्टी हो ही नहीं सकता, वी भी आपका एम्प्टी नहीं हो सकता है। फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स और टर्मिनल, कांस्टेंट कहा जाता है या उसका दूसरा नाम टर्मिनल है। जैसे वेरिएबल और नॉन टर्मिनल 2 अलग अलग नाम थे। पी इज फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। मेन जान लीजिए कि प्रोडक्शन रूल ही है कि इसी पे बेस्ड ऑन वर्ड बनता है, किस पैटर्न का वर्ड बनेगा, कौन कौन से वर्ड आपके वैलिड वर्ड होंगे उस पर्टिकुलर उस ग्रामर के इक्विवेलेंट लैंग्वेज में, वो समझ लीजिए कि ये पी ही डिसाइड करता है बेसिकली। यस एक स्पेसिफिक वेरिएबल है जो कि स्टार्ट वेरिएबल होता है। ये आगे चल के आप पढ़ेंगे कि हर एक वर्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं यस से, मतलब कौन कौन से वैलिड वर्ड्स हमारे इक्विवेलेंट लैंग्वेज में हो सकते हैं, ग्रामर के इक्विवेलेंट लैंग्वेज में, उसको पता करने के लिए हमेशा शुरुआत हम यस से ही करते हैं। और यस एक स्पेसिफिक वेरिएबल है, स्टार्ट वेरिएबल। अब देखिए
टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा में एक तरीके से DFA और NDFA आपका यहाँ पे दिया गया है। ये बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा है, फाइनाइट ऑटोमेटा का टाइप है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा आपके 2 टाइप्स के हैं, एक DFA है और दूसरा NDFA। आप पुश डाउन ऑटोमेटा भी आगे पढ़ेंगे, दैट इज डिफरेंट ऑटोमेटा, बट हियर वी हैव टू स्टडी फाइनाइट ऑटोमेटा, दैट इज 2 फाइनाइट ऑटोमेटा, DFA एंड NDFA। आप ऐसे ही वहाँ पे भी PDA पढ़ेंगे, वो भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा और डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा है। और यहाँ पे जो ऑटोमेटा आप पढ़ रहे हैं वो अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, उधर नहीं जाएंगे। ये बेसिकली ऑटोमेटा जो है वो विदाउट आउटपुट वाले ऑटोमेटा है, इसमें आउटपुट नहीं रहता, ये प्योर पैटर्न रिकॉग्निशन ऑटोमेटा है। आप आगे चल के पढ़ेंगे मीले मोरे मशीन, डैट इज़ ऑटोमेटा विथ आउटपुट, बट वहाँ पे पैटर्न रिकॉग्निशन नहीं रहता है, वहाँ पे आउटपुट केवल रिलेवेंट रहता है। और यहाँ पे पैटर्न रिकॉग्निशन रहता है, आउटपुट रहता ही नहीं है, इस नाते आउटपुट फंक्शन नहीं रहेगा। तो डिटर्मिनिस्टिक डिफिनीशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और फॉर्मल डिफिनीशन ऑफ और एनालिटिकली डिफिनीशन, ठीक है, वो आप यहाँ पढ़ेंगे। तो जो फॉर्मल डिफिनीशन है ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा या DFA का, दैट इज़ 5 टपल डिफिनीशन, जिसमें Q जो है वो फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स है। समेशन सिंबल इज़ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट कॉल्ड इनपुट अल्फ़ाबेट। थर्ड है ट्रांजिशन फंक्शन को बताता है कि हाउ, बेसिकली इसमें देखिए जो आउटपुट का कोई है ही नहीं, इसमें आउटपुट होता ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट ट्रांजिशन होता है, और बाय मीन्स ऑफ स्टेट ट्रांजिटिंग पैटर्न विल बी परफॉर्म्ड व्हेन ए स्ट्रिंग इज इनपुट टू द फाइनाइट ऑटोमेटा, देन मशीन विल परफॉर्म 1 character at a time, and by doing so it will reach to the last character of the string. If machine is in final state after processing last character of the string, then string will be accepted or valid string, otherwise not. केवल और केवल एक ही सिचुएशन में स्ट्रिंग वैलिड होगा जब आप एक एक करेक्टर को प्रोसेस करते हुए लास्ट करेक्टर को भी प्रोसेस कर ले जाते हैं, और लास्ट करेक्टर प्रोसेस करने के बाद मशीन फाइनल स्टेट में है, तभी आपका स्ट्रिंग वो वैलिड होता है। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं बाय चेंजिंग इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मशीन। और इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? स्टेट होता है, स्टेट के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। तो बाय चेंजिंग स्टेट्स ऑफ द मशीन वी परफॉर्म दिस थिंग। तो स्टेट्स हर एक करेक्टर पे चेंज होते हैं। अब चेंज होने का मतलब ये नहीं कि Q1 है तो Q1 से बदल के कुछ और हो जाएगा, वो Q1 से Q1 पे भी रह सकता है, किसी दूसरे स्टेट पे भी जा सकता है, बट वो इंटरनली चेंज होता है। कहने का सेंस ये है कि पहले भी यही स्टेट था और बदलने के बाद भी वही स्टेट आया है, ठीक है, Q1 ही आया है। प्रीवियस स्टेट भी Q1, प्रीवियस स्टेट Q1, नेक्स्ट स्टेट Q1, आप ऐसे समझिए। आप ये नहीं कहेंगे बदला ही नहीं है, प्रीवियस स्टेट Q1 एंड नेक्स्ट स्टेट Q1, इट विल बी मोर बेटर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आप ये नहीं, कतई ये नहीं कहेंगे कि स्टेट इज़ नॉट, स्टेट बदला ही नहीं। आप ये कहेंगे प्रीवियस स्टेट Q1 था और नेक्स्ट स्टेट Q1 है, तो वो समझ में आ जाएगा कि चेंज हो रहा है स्टेट, इवन डैट स्टेट प्रीवियसली स्टेट Q1 एंड नेक्स्ट state is also Q1. तो this state changing depends upon this transition rule, set of transition function. तो डेल्टा जो है वो ट्रांजिशन फंक्शन होता है और उसके अंदर कई ट्रांजिशन रूल होते हैं। वो Q क्रॉस समेशन सिंबल मैप्स टू Q फॉर्म का होता है कि आपका प्रेजेंट स्टेट Q जो होता है प्रेजेंट स्टेट को डिनोट कर रहा है, समेशन सिंबल प्रेजेंट इनपुट को, और मैप्स इनटू Q मतलब नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। तो दो चीज़ें मिलकर बताते हैं कि व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेट,
और वो क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट, दिस इज प्रेजेंट स्टेट एंड दिस इज प्रेजेंट इनपुट सिंबल। ये दोनों चीज़ मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्या अगला स्टेट होगा। Q0 जो आपका होता है एक स्पेसिफिक स्टेट होता है, वो कैपिटल Q से बिलोंग होता है, जिसको हम लोग इनिशियल स्टेट बोलते हैं, कि हर एक स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग एक स्पेसिफिक स्टेट से शुरुआत होगा, डैट इज स्टार्ट स्टेट। उसी स्टार्ट स्टेट से हमेशा शुरू होगा, नन अदर देन Q0। स्टार्टिंग हमेशा Q0 से होगा। और यफ जो है वो यफ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स हैं, जो कि सबसेट होता है कैपिटल Q का। मतलब ये है कि एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइजर स्टेट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा एक्सेप्टर स्टेट हो सकते हैं, क्योंकि फाइनल, एक्सेप्टर, रिकॉग्नाइजिंग ये सब एक ही चीज़ है। DFA और NFA हैज़ लिमिटेड आउटपुट्स। यहाँ पे आउटपुट का होता नहीं है इशू, लेकिन एक आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है, वो ये कि स्ट्रिंग आपकी रिकॉग्नाइज हुई कि नहीं हुई। तो वो ऐसा नहीं कि इनपुट के करस्पॉन्डिंग कुछ बदल के आउटपुट आ रहा, केवल वो ये बता रहा है कि स्ट्रिंग आपकी वैलिड है कि इनवैलिड है, रिकॉग्नाइज हुई कि नहीं हुई, एक्सेप्ट हुई कि रिजेक्ट हुई। तो बाय मीन्स आप यस और नो जैसे होता है उसी तरीके से है, और इसको हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपकी मशीन है, उसमें दो डायोड वाल्व लग जाएं या 2 LED लग जाएं लेड, और एक ग्रीन कलर का हो, एक रेड कलर का हो। अगर ग्रीन जल जाता है तो मतलब स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, रेड जल जाता है तो मतलब स्ट्रिंग रिजेक्टेड है। तो यही लिमिट आउटपुट होता है इसके अंदर डेल्टा। और आप खुद सोचिए कि अगर आप 10 स्ट्रिंग इनपुट किए, उसमें से 3 रिजेक्टेड हैं और 7 एक्सेप्टेड हैं, तो तीनों अलग अलग स्ट्रिंग थे, लेकिन आपको आउटपुट क्या मिला, सिर्फ रेड LED आपका ग्लो हो गया। तो इनपुट पे डिपेंड ही नहीं किया। तो इनपुट के करस्पॉन्डिंग वो उस तरह का आउटपुट नहीं है कि जैसे आप अलग अलग मशीन्स में पाते हैं। ये केवल आपको लिमिटेड आउटपुट बता रहा है, स्ट्रिंग रिजेक्टेड एक आउटपुट। आपकी 7 स्ट्रिंग उसमें वैलिड हुई, लेकिन आउटकम क्या है, केवल 7 टाइम आपके ग्रीन कलर वाले LED ग्लो हो गए। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे लिमिटेड आउटपुट होता है, वो इनपुट पे तो डिपेंड करता है, और इनपुट पे डिपेंड यही करता है कि रेड ग्लो करेगा कि ग्रीन ग्लो करेगा। यही डिपेंडेंसी है केवल। ये नहीं है कि आपके अलग अलग इनपुट पे अगर अलग अलग इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, लेकिन आपका आउटपुट वेरी करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब जैसे मैथमेटिकल फंक्शन में अगर आप f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर है, वहाँ पे 3 इनपुट करोगे तो 9 मिलेगा, 4 इनपुट करोगे 16 मिलेगा, अलग अलग आउटपुट आपको मिल रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो लिमिटेड आउटपुट कहने का मतलब केवल टू इंटीमेट वेदर स्ट्रिंग इज वैलिड और इनवैलिड। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम आपका बनाया गया फाइनाइट ऑटोमेटा का, ये दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आगे चल के प्रोसीड होता रहेगा। इसी में इन्हेंसमेंट होते होते अलग अलग तरह की मशीनें बनेंगी। लेकिन फाइनाइट ऑटोमेटा का ब्लॉक डायग्राम में देखिए, ये एक लिमिटेड साइज़ का इनपुट टेप है, जिसमें लेफ़्ट और राइट एंड मार्कर हैं। ये सिंबल जो यूज हुआ लेफ़्ट हैंड मार्कर के लिए, राइट में जो यूज हुआ राइट हैंड मार्कर के लिए। ये इनपुट टैप है और उसके अंदर ये सेल्स बने हुए हैं डिवाइड करके। तो ये जो सेल है, सेल के अंदर हमेशा एक ही कैरेक्टर रहता है, कोई एक ही कैरेक्टर रहेगा हर एक सेल के अंदर। और ये रीडिंग हेड है। रीडिंग हेड केवल इसके अंदर रीड करने की कैपेबिलिटी होती है, और एक रिस्ट्रिक्शन यही है कि रीडिंग हेड है, रीड करने की कैपेबिलिटी, राइट नहीं कुछ कर पाएगा। और ये हेड, इस हेड का मूवमेंट भी लिमिटेड है। हेड केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वेदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, बट मोर ऑफनली वी यूज दैट हेड इज मूविंग फ्रॉम राइट एंड टू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, किसी एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो जनरली हम लोग लेफ़्ट टू राइट ही लेते हैं, बट राइट टू लेफ़्ट भी आप ले सकते हैं। अगर आपका हेड
केवल रिस्ट्रिक्ट है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करने के लिए, तो वो लेफ़्ट से शुरू करेगा और राइट की तरफ चला जाएगा। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े कि लेफ़्ट में आ जाए तो लेफ़्ट कभी नहीं आएगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया आपका फाइनाइट ऑटोमेटा में हेड फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट चलेगा, तो वो राइट से शुरू करेगा, लेफ़्ट में चला आएगा। आपको कभी ज़रूरत पड़ा कि वो एक बार लेफ़्ट में चला जाए तो नहीं जा पाएगा। ये रिस्ट्रिक्शन है, इसी नाते इसके पावर को कम करता है। जितना आप रिस्ट्रिक्शन लगाओगे किसी चीज़ पे, उसकी पावर कम होती चली जाती है, ये जान लीजिए। तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं है कि उसके लिए कोई पॉजिटिव चीज़ है, वो निगेटिव चीज़ है। इसी नाते फॉर्मल ये जो पुश फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, ये सबसे कम वेरिएशन को एक्सेप्ट या रिकॉग्नाइज करता है। और यहाँ पे देखिए सबसे कम लैंग्वेज को कह सकते हैं, या नंबर ऑफ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज बाय फाइनाइट ऑटोमेटा इज लीस्ट। और ये फाइनाइट कंट्रोल है, इसी के अंदर रूल्स स्टोर रहते हैं कि वे किसी पर्टिकुलर प्रेजेंट इनपुट पे और प्रेजेंट स्टेट पे नेक्स्ट स्टेट क्या होता है, वो सारा इंस्ट्रक्शन इसके अंदर स्टोर होता है। हर एक मूव में ये एक सेल राइट में जाएगा और प्रोसेस करेगा, अपना स्टेट चेंज करेगा, और इस तरह से करते करते वो फाइनल करेक्टर होगा को प्रोसेस करेगा और बताएगा कि आपका लैंग्वेज जो स्ट्रिंग इनपुट की गई वो एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि कोई भी जब स्ट्रिंग हम इनपुट करते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लास्ट करेक्टर तक वो पहुँचेगा ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। केवल और केवल जो एक्सेप्टेड स्ट्रिंग होती है उसी में लास्ट करेक्टर तक पहुंचना कंपलसरी होता है। बाकी की रिजेक्टेड के केस में ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो लास्ट करेक्टर तक ही पहुंचे, बीच में ही टर्मिनेट हो जाएगा। लास्ट करेक्टर तक पहुंचने पर भी टर्मिनेट हो सकता है, लेकिन अगर स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है तो लास्ट करेक्टर तक पहुंचना ज़रूरी है। लेकिन रिजेक्टेड के केस में पहुंच भी सकता है लास्ट करेक्टर में और नहीं पहुंच सकता है। लास्ट करेक्टर तक पहुंच गया तो मतलब ये हुआ कि अगर स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है तो मतलब सिर्फ यही है कि वो फाइनल स्टेट में नहीं पहुंचा, फाइनल स्टेट के अलावा किसी और स्टेट में है। अगर कहीं बीच में ही रुक गया, किसी बीच करेक्टर पे रुक गया, मतलब 10 करेक्टर की स्ट्रिंग आपने इनपुट की और 5th पे जाके वो 4th पे या 3rd पे या 7th पे या 8th पे या 9th पे जाके ऐसी सिचुएशन पहुंच गया कि वो आगे नहीं बढ़ रहा है अगले करेक्टर को प्रोसेस करने के लिए, तो इसका मतलब है कि अब कोई ट्रांजिशन रूल ऐसा डिफाइन ही नहीं है कि वो आगे बढ़े, इस नाते वो रुक गया और स्ट्रिंग रिजेक्ट हो गया। तो ये ध्यान देना है। सिंप्लीफाइड नोटेशन, तो हम लोग किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को एक कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला चीज़ ये है कि हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम ट्रांजिशन सिस्टम या ट्रांजिशन डायग्राम या ट्रांजिशन ग्राफ कहते हैं। ट्रांजिशन टेबल के थ्रू भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टीडी हो गया, टीटी हो गया। और बाय राइटिंग सेट ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन रूल, जितने भी ट्रांजिशन रूल आपके ट्रांजिशन फंक्शन के सेट में है उसको डिफाइन करके भी आप बता सकते हो कि अपने ऑटोमेटा को, ठीक है। तो ये टोटल 3 तरीके हैं, लेकिन मोर ऑफनली टू रिप्रेजेंट फाइनाइट ऑटोमेटा वी यूज दीज 2। बाय राइटिंग ट्रांजिशन फंक्शन वी यूज लेस। तो यहाँ पे ट्रांजिशन डायग्राम में देखिए, इट इज़ ए फाइनाइट डायरेक्टेड लेबल्ड ग्राफ इन विच ईच वर्टेक्स रिप्रेजेंट ए स्टेट। जो स्टेट होता है वो वर्टेक्स से, वर्टेक्स का एनालॉजी है एक तरीके से, या स्टेट को वर्टेक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द डायरेक्टेड एजेस इंडिकेट द ट्रांजिशन ऑफ स्टेट, मतलब जो ट्रांजिशन रूल होता है उसको वो एज से रिप्लेस होता है। मतलब एज और ट्रांजिशन रूल एक दूसरे के एनालॉजी होते हैं, जो डेल्टा आप लिखते हैं डेल्टा करके। एजेस आर लेबल्ड विथ इनपुट आउटपुट, तो इनपुट ऑब्लिक आउटपुट, तो आउटपुट देखिए एनएफए डीएफए में आउटपुट होता ही नहीं, तो सिर्फ इनपुट ही होता है, तो एक ही कैरेक्टर से हम लेबल करते हैं।
केवल मीले मशीन के केस में आउटपुट का बात होता है, और मूरे मशीन में भी होता है, लेकिन मूरे मशीन में भी आउटपुट हम स्टेट के साथ एसोसिएट करते हैं, और इनपुट के साथ एसोसिएशन आउटपुट का होता है केवल मीले मशीन में। तो इनिशियल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ये सर्कल। ग्राफ के अंदर आप बनाएंगे तो इनिशियल स्टेट को सर्कल के द्वारा और साथ में एक एरो लगा देंगे विथ एन एरो। द फाइनल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल सर्कल या टू कोसेंट्रिक सर्कल एंड द अदर स्टेट बाय जस्ट ए सर्कल। द एजेस आर लेबल्ड बाय इनपुट आउटपुट। लेकिन ये ध्यान रखिए कि DFA एंड FA केस में सिर्फ इनपुट रहेगा, आउटपुट का जिक्र ही नहीं रहेगा। डिफिनीशन जो है, ट्रांजिशन सिस्टम इज ए 5 टपल डिफिनीशन। Q समेशन सिंबल डेल्टा और Q0 और F ये लिखा गया है। तो Q0 मतलब वही इनिशियल स्टेट है, ये स्मॉल Q0 ही है, Q0 जो आपका इनिशियल स्टेट ही है। तो इस 5 टपल से हम उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। Q0 यहाँ पे खैर Q0 कैपिटल Q0 लिख दिया है तो आप कोई इशू नहीं है, कैपिटल Q0 हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं, स्मॉल Q0 से ही यूज़ करते हैं। तो वो है इनिशियल स्टेट, इतना ही समझिए, और कैपिटल Q का ही एक स्टेट होता है। और डेल्टा जो होता है इसके बारे में आप जान ही रहे हैं कि डेल्टा आपका इस फॉर्म का रहेगा ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर, क्योंकि एज आप ऐसे बनाओगे तो एक स्टेट यहाँ पे Q, फिर नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे, इस नाते देखिए ये और ये जो समेशन एस्ट्रिक लिखा गया है यहाँ लेबल किया जाएगा। तो इसी नाते वो लिखा गया Q कैपिटल Q क्रॉस समेशन एस्ट्रिक और Q। ठीक है, समेशन एस्ट्रिक इस नाते लिखा गया है क्योंकि NFA भी उसी में आ गया है, और एस्ट्रिक के अंदर नल भी होता है। सब आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, अभी इंट्रोडक्शन केवल पढ़िए। और इन अदर वर्ड्स इफ Q1 W1 Q2 is in delta, it means the edge start in the graph from Q1 and ends at Q2 with label W। मतलब Q1 से एज स्टार्ट होगा, Q2 पर जाएगा और उस पर W लेबल होगा, ऐसा एज आपको दिखेगा। A transition system accept a string W in summation asterisk if there exists a path which originates from some initial state, goes along the arrows and terminates at some final states। तो कोई भी स्ट्रिंग तभी एक्सेप्टेड मानी जाएगी जब आप इनिशियल स्टेट से शुरू करके और फाइनल स्टेट तक पहुंच रहे हो, अदरवाइज वो स्ट्रिंग रिजेक्टेड मानी जाएगी। द पाथ वैल्यू ऑब्टेन्ड बाई कॉन्केटेनेशन ऑफ ऑल एस लेवल ऑफ द पाथ इज इक्वल टू W, कि जो भी लेवल है उस पाथ पे वो उसी को आप सीक्वेंस में लिखते चले जाइए, एक स्ट्रिंग बन जाएगी, वही पाथ वैल्यू जो होगी वो एक्सेप्टेड मानी जाएगी। अब जैसे ये एग्जांपल दिया गया है, इस एग्जांपल में देखिए एक ट्रांजिशन सिस्टम दिया गया है, और इस ट्रांजिशन सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा कि आप अगर देखिए कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। जैसे आप देखिए फाइनल स्टेट तक हमें पहुंचना है, आप इस रास्ते से जाने की कोशिश करेंगे तो फाइनल तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये वाला जो एरो है, ये एरो तो आपका बना हुआ है कि Q0 से Q1 जा रहा है, लेकिन Q1 से कहीं और जाने का नहीं है, सब Q1 की तरफ ही आ रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे Q0 से स्टार्ट करके अगर इधर निकल गए तो कोई भी स्ट्रिंग आपको वैलिड नहीं मिलेगी, एक्सेप्टेड नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ Q3 तक पहुँचना कंपलसरी है, तो Q3 तक पहुँच ही नहीं पाओगे। लेकिन इस रास्ते से अगर निकले और ऐसे चले गए तो आप स्ट्रिंग पा जाओगे, वैलिड फाइनल स्टेट रीचेबल होगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये DFA या NFA टाइप का नहीं है, फाइनल ये समझ लीजिए आपका मीले मूरे मशीन के लिए है। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि आउटपुट का जिक्र इसमें नहीं होगा DFA NFA, तो यहाँ पे देखिए ये पहला पार्ट जो होता है वो इनपुट होता है, दूसरा पार्ट आउटपुट होता है।
तो पाथ वैल्यू क्या मिली आपको, 0 मिला पहले एज पे और दूसरे पे देखिए 1011 मिला। तो ये स्ट्रिंग आपकी वैलिड हो जाएगी। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे आए 0 लेके, फिर इसको भी आप ऑप्शनल के तौर पे चल सकते हैं। मान लीजिए 2 बार आपने चला तो 2 बार में 1 एक बार में 1 मिलेगा, फिर अगली बार में 1 मिलेगा, और फिर आपका जो है फिर वापस यहाँ निकल गए, फाइनल स्टेट तक पहुँचना ही है, 1011 लिख दिए तो ये जाएगी और ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मान ली जाएगी। तो इनिशियल स्टेट से शुरू करके हमें फाइनल स्टेट पे पहुंचना रहता है, और जो भी उसके रास्ते में पाथ आते हैं, पाथ वैल्यू जो मिलते हैं, इस पे जो लेबल होते हैं, उसको सीक्वेंस में लिखते चले जाइए, वो आपका पाथ वैल्यू हो जाएगा, वो एक्सेप्टेड स्ट्रिंग फॉर्म होगा। अब इसमें यहाँ से यहाँ पे Q0 से स्टार्ट करके अगर आप 2 बार लूप चल दिए, इसको 2 बार ट्रेवर्स कर दिए Q0 से Q0 पे, तो देखिए 2 बार में 1 मिला, फिर एक बार ये तो मैंडेटरी है Q2 तक आने के लिए, अब 0 मिल गया, फिर ये ऑप्शनल है, मान लीजिए इसको एक बार आपने चल दिया, उसके बाद आप इधर चले गए तो 1011 मिला, तो ये भी एक पाथ वैल्यू है जो कि एक्सेप्टेड है, यानी कि ये स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन सिस्टम से रिकॉग्नाइज हो रहा है। तो जिस भी ये ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस ऑटोमेटा से ये स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज हो रहा है। तो ये सेल्फ लूप कहा जाता है। और एजेस के बारे में ध्यान हमेशा रखिएगा कि लेफ़्ट वाला पार्ट अगर लेबल डबल है तो, और स्लैश से वो सेपरेटेड है, तो लेफ़्ट वाला इनपुट होता है, राइट वाला आउटपुट होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी रहेगी। यही यहाँ पे भी देखिए, यही आपका इनपुट है और ये आउटपुट है, लेफ़्ट वाला हमेशा राइट वाला आपका आउटपुट, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब इसी चीज़ के लिए देखिए कि एक ट्रांजिशन टेबल बना के दूसरा रिप्रेजेंट, इसमें देखिए लिखा गया है कि ट्रांजिशन टेबल को समझिए क्या है। ये इनिशियल स्टेट है, देखिए इनिशियल स्टेट पे एरो मार्क किया गया है। यहाँ पे भी टेबल बनाते वक्त हम इनिशियल स्टेट को एरो से मार्क करेंगे, और जो आपका फाइनल स्टेट होगा उसको सिंगल सर्कल से मार्क करेंगे, और बाकी जो रेस्ट स्टेट है वो सिंपल ऐसे छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सारे स्टेट सिंगल सर्कल से थे, लेकिन जो फाइनल स्टेट था वो डबल सर्कल से था, और जो इनिशियल स्टेट है वहाँ पे एरो भी मार्क था। तो इनिशियल स्टेट इस रिप्रेजेंटेशन में, ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंटेशन में भी एरो से मार्क रहेगा, लेकिन बाकी स्टेट जो होंगे वो बिना सर्कल के रहेंगे। और इनिशियल स्टेट भी देखिए सर्कल नहीं है, केवल एरो मार्क किया गया। ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो सर्कल की संख्या थी उससे एक कम सर्कल की संख्या है। यहाँ पे 2 था फाइनल पे, तो एक ही यहाँ पे आया फाइनल में, बाकी सब जगह एक एक था तो 0 हो गया सर्कल की संख्या। अब टेबल को समझिए, टेबल में क्या है, ये बता रहा है, जैसे ये एंट्री कैसे की गई है, किस बेसिस पे, कि Q0 जो प्रेजेंट स्टेट है और ये प्रेजेंट इनपुट सिंबल है, उस पर नेक्स्ट स्टेट आपको Q1 मिल रहा है, ये Q1 नेक्स्ट स्टेट है। अगर आप इसका इक्विवेलेंट ट्रांजिशन डायग्राम देखते तो ऐसी सिचुएशन रहती, Q0 लिखा होता और एक Q1 जो स्टेट है वो है, तो A लेबल के साथ होता। तो इसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे ये Q1 एंट्री किया गया है। A इनपुट है तो A इनपुट के कॉलम के नीचे टेबल फॉर्म में क्या होता है कि एक कॉलम बनता है स्टेट के लिए, प्रेजेंट स्टेट, और उसमें इनपुट सिंबल के लिए इधर बनाते हैं, लेकिन शो यहाँ कर दिया जाता है। तो प्रेजेंट स्टेट यहाँ शो होता है और इनपुट सिंबल आपके यहाँ पे शो होते हैं, और इनपुट सिंबल जितने होंगे इसमें उतने ही सब कॉलम बनेंगे। अब यहाँ पे 2 ही इनपुट सिंबल, स्मॉल ए स्मॉल बी, जितना तो इसके अंदर में 2 सब कॉलम बने हुए हैं। अगर मान लीजिए 4 इनपुट सिंबल आप यूज़ करते, मान लीजिए 1 0 ए बी, तो एक कॉलम 1 के लिए, एक 0 के लिए, एक ए के लिए, एक बी के लिए बनता है। ऐसे 4 कॉलम बन जाते हैं, ए बी 0 1, और किसी भी सीक्वेंस में लिखते उससे कोई इशू नहीं है कि पहले 0 वाला लिखें, पहले 1 वाला, कि पहले ए वाला, किसी भी पहले लिखिए, बीच में लिखिए, किसी भी ऑर्डर में लिखिए, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन 4 डिफरेंट सब कॉलम बनते जहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेट वाली बात करते हैं। ये बेसिकली जो पोर्शन है ये नेक्स्ट स्टेट के लिए ही है, ये वाला पोर्शन। और नेक्स्ट स्टेट के अंदर सब कॉलम, मतलब आप समझिए टेबल का स्ट्रक्चर क्या है कि 2 कॉलम
मेन कॉलम है, एक प्रेजेंट स्टेट के लिए और एक नेक्स्ट स्टेट के लिए। लेकिन नेक्स्ट स्टेट में क्या है कि सब डिवीज़न हो जाता है, जितने आप इनपुट यूज़ करोगे उतने जो है सब कॉलम आपके बन जाते हैं। अब जितने, अगर इस एग्जाम्पल को लिया जाए तो इसमें दो ही इनपुट यूज हुआ है, दो ही सब कॉलम बने। और यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट और इनपुट सिंबल, ये इनपुट सिंबल इसी के लिए है, इसी वाले जो आप लिख रहे हैं। तो प्रेजेंट स्टेट में सारे स्टेट लिस्ट कर दिए जाते हैं, जितने भी आप इनपुट कर रहे हैं, चाहे वो मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, सब यहाँ पे लिस्ट कर दिया जाता है। अगर आप मान लीजिए Q1 3 स्टेट यूज किए हैं तो Q1 Q2 आप लिस्ट कर देंगे, अगर Q2 इज फाइनल स्टेट। तो इस तरीके से टेबल का स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना रहेगा, और हर जगह कुछ ना कुछ टेबल का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा ही हर ऑटोमेटा में। तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज ऑफ DFA, ये डिफिनीशन जानना ज़रूरी है कि कोई भी लैंग्वेज जो रिकॉग्नाइज कर रहा है DFA, उसको कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो यल लैंग्वेज इक्विवेलेंट टू एनी फाइनाइट ऑटोमेटा यम इज इक्वल टू, यम ही लिखा है, तो लैंग्वेज इक्विवेलेंट टू एनी फाइनाइट ऑटोमेटा यम इज इक्वल टू सेट ऑफ स्ट्रिंग W सच दैट, ये सच दैट का साइन है, डेल्टा Q0 W यूनियन इंटरसेक्शन F इज नॉट इक्वल टू 5। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया, एक बार इसको ध्यान से समझ लेंगे तो पूरे इस सब्जेक्ट में काम आएगा कि W स्ट्रिंग का सेट है, लेकिन W कैसा होना चाहिए कि इनिशियल स्टेट से अगर W को प्रोसेस करना आप शुरू कर रहे हैं तो आप किसी न किसी फाइनल स्टेट पे ज़रूर पहुंचेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू कोई ना कोई एक स्टेट मिलेगा फाइनली, ये कोई ना कोई स्टेट ही रिफ्लेक्ट करेगा। अगर ये स्टेट कोई फाइनल स्टेट होगा और आप फाइनल स्टेट के सेट के साथ इंटरसेक्ट कराओगे तो निश्चित तौर पे आपको 5 नहीं मिलेगा, कुछ वैल्यू मिलेगा, इसी नाते नॉट इक्वल टू 5 लिखा गया है। तो ये चीज़ आप, ये नोटेशन आप ध्यान में रखिए कि कोई भी स्ट्रिंग कब वैलिड होती है। और आप चाहें तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई मैनर से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एल ऑफ एम इज इक्वल टू W सच दैट डेल्टा Q0 W इज इक्वल टू QF, ऐसे QF लिख दीजिए और कॉमा लगा दीजिए, फिर लिख दीजिए QF बिलोंग्स टू F, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। मतलब किसी न किसी तरीके से फाइनल स्टेट बताना रहेगा। अब देखो यहाँ पे बताया गया ना कि इसकी वैल्यू QF आई, कोई स्टेट आई, तो अगर आप देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, इसकी कोई ना कोई वैल्यू एक मिलेगी, स्टेट कुछ मिलेगा, और अगर उस स्टेट को सेट ऑफ फाइनल स्टेट से इंटरसेक्ट कराएंगे तो चूँकि अगर ये जो सेट स्टेट मिला अगर वो फाइनल स्टेट होगा तो इसी F से ही कुछ ना कुछ होगा, तो इन दोनों को इंटरसेक्ट कराने पे इस नाते 5 नहीं मिलेगा। तो चीज़ें वही हैं, बस भाषा बदल जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन, ये चीज़ हम लोग कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए अभी आप इतना ही रहने दीजिए। तो अभी आपने देखिए क्या क्या पढ़ा, लैंग्वेज, स्ट्रिंग, ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा का फॉर्मल डेफिनेशन, ट्रांजिशन ग्राफ, ट्रांजिशन टेबल, इन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ट्रांजिशन टेबल से ट्रांजिशन ग्राफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक केस बना के हमने अभी बताया था। और वही चीज़ दोनों मतलब एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही होते हैं, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग होता है। तो जैसे अगर यही था, अगर इस हर जितने ये इंट्रीज हैं, ये एक एक इंट्री समझ लीजिए ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर एक एक एज के बराबर है, उसी के इक्विवेलेंट है। तो अगर आप ग्राफ बनाओगे, इसका इक्विवेलेंट ग्राफ बनाओगे, तो ये समझ लीजिए कि आप
3 स्टेट बना दीजिए, Q1, Q0, Q1 और Q2, ऐसे 3 स्टेट बना दीजिए। Q0 जिसमें इनिशियल कर दीजिए, Q2 आपका फाइनल है तो डबल सर्कल कर दीजिए। अब ये समझ लीजिए जैसे इस एंट्री का इक्विवेलेंट बनाना है तो Q0 से Q0 प्रेजेंट स्टेट है, Q1 नेक्स्ट स्टेट है A इनपुट पे, तो ये तुरंत एक एस बन गया। देखिए इसका अगर इक्विवेलेंट बनाना है तो Q2 पे Q0 जा रहा है B इनपुट के साथ, ठीक है। फिर इसकी एंट्री देखिए Q1 से Q0 पे जा रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है, और किस इनपुट के साथ जा रहा है, A इनपुट के साथ। इसका मतलब है Q1 से Q1 पे ही जा रहा है और B इनपुट के साथ। इसी तरह इसका देखिए Q2 से Q2 पे ही जा रहा है A इनपुट के साथ, और इसका मतलब है Q2 से Q1 पे जा रहा है B इनपुट के साथ। तो इक्विवेलेंट बन गया। एंड वाइस वर्सा, इसी का उल्टा भी आप कर सकते हैं कि टेबल बना लीजिए। पहले टेबल का स्ट्रक्चर जैसे ट्रांजिशन डायग्राम देखिए, और ट्रांजिशन डायग्राम देखने के बाद आप कितने स्टेट यूज हुए हैं वो आप यहाँ पे लिस्ट कर दीजिए, Q0, Q1, Q2। अब इसमें कौन फाइनल है वो तो ट्रांजिशन डायग्राम में दिखेगा ही, उसको डबल सर्कल कर, उसको सर्कल कर दीजिए। कौन इनिशियल वो भी दिखेगा। यहाँ पे लिख दीजिए प्रेजेंट स्टेट और इनपुट सिंबल, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट लिख दीजिए। और ट्रांजिशन ग्राफ आप देख के ये तो समझ ही जाएंगे कितने इनपुट यूज हुए हैं। अब ग्राफ को देखिए तो एक यूज हुआ, एक बी यूज हुआ है, 2 सब कॉलम बना दीजिए ए बी। अब एक एक एज पिक करिए, मान लीजिए इस एज को एक पिक कर रहे हैं तो ये Q0 से Q1 पे जा रहा है, A इनपुट पे जा रहा है, तो Q0 से जा रहा था ये एज, इसी नाते Q0 के सामने A कॉलम के नीचे A लिख देंगे, क्या सॉरी Q1 लिख देंगे, Q1 नेक्स्ट स्टेट था। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट बना सकते हैं। अब मान लीजिए Q0 से ये वाला एज सेलेक्ट करते हैं अगर, तो Q0 से Q2 पे जा रहा है B इनपुट पे, तो Q0 के सामने ही B इनपुट B कॉलम के नीचे Q2 आप लिख दोगे। इस तरीके से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। बाकी हम नेक्स्ट में वीडियो में बताएंगे।